अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज साद एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द बैंकिंग विज़र्ड। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक्स, उसके फंक्शंस और उसके इकॉनमी में जो उसका रोल है उसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक के रोल्स और फंक्शन जो वो इकॉनमी में परफॉर्म करता है वो सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद ये कि ये फंक्शंस जो हैं ये इतने डिटेल्ड और इतने एलेबरेटेड होते हैं कि इसके बारे में हम लोग हर एक फंक्शन के बारे में एक वीडियो हम लोग बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रीफली सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और कुछ फंक्शंस जिनके आगे सब फंक्शंस भी होते हैं या सब टाइप्स भी होती हैं उनको हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। बाद में हम लोग उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड commercial banks and the prime function of commercial bank, that is regulation or the control of money supply। तो मनी सप्लाई जो कमर्शियल बैंक कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो मनी सप्लाई का जो कंट्रोल या उसकी जो रेगुलराइजेशन है वो ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट बैंक कर रहे होते हैं। तो स्टेट बैंक की एडवाइस जो करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक का या सेंट्रल बैंक का वो सबसे प्राइम फंक्शन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक डिटरमिन करता है कि हम लोगों ने मॉनेटरी अपनी जो मनी सप्लाई है उसको कहाँ रखना है, वो इन्फ्लेशनरी भी ना हो और वो डिफ्लेशनरी भी ना हो, वो बैलेंस मेंटेन रखे और एक सस्टेनेबल ग्रोथ इकॉनमी में कंटिन्यूसली होती रहे। अब उसके लिए स्टेट बैंक काफ़ी सारे जो है वो टूल्स यूज़ कर सकता है। उन टूल्स को हम वन बाय वन अगली किसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली ये बता देता हूँ आपको कि सबसे उसके अंदर जो मेन टूल है वो है इंटरेस्ट रेट्स का। इकॉनमी में जो आपका पॉलिसी रेट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट से ही वो पॉलिसी रेट डिफाइन होता है। उसके बाद वो एक सबसे बड़ा टूल है जिसके थ्रू बैंक्स को वो एडवाइस कर सकता है कि आपने स्ट्रेच करना है मनी सप्लाई को या आपने उसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सकते हैं, उसके बाद जो है वो बैंक्स का रिज़र्व रेशो इंक्रीज़ करना हो सकता है और कैपिंग हो सकता है, फ्लोरिंग हो सकता है। इस तरह के सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल बैंक एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स को कि वो अपने एक रिज़र्व्स को इस लेवल पे मेंटेन रखें। अब वो रिज़र्व्स की अगर वो रेशो को ज़्यादा कर देगा तो ज़्यादा करने की वजह से बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी और वो लिक्विडिटी कम होने की वजह से वो मार्केट में या इकॉनमी में अपना जो इंटरेस्ट वो जो फाइनेंसिंग या एडवांसिंग है उसको कम कर देंगे। तो ये एक वे आउट है। एक इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता ही दिया, जो प्राइम है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक लोग जो हैं वो एडवांसेस बोरोइंग लेने की बजाय बैंक में पैसा रखने को प्रेफर करेंगे, यानी कि सेविंग की तरफ जाएंगे। इसके वाइस वर्सा ये है कि अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो रेट को कम करने से होगा ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसिंग की तरफ जाएंगे, बैंक्स एडवांसिंग करेंगे और एडवांसेस होने की वजह से इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और जब इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा तो आपकी जो मनी सप्लाई है वो बेहतर होगी और मज़ीद इन्फ्लेशन होने का चांस होगा। तो जब इन्फ्लेशन हो रही होती है तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअल इंक्रीज़ करता है और जब डिफ्लेशन हो रही होती है तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली कट डाउन करता है ताकि ये एक बैलेंस मेंटेन रहे। और इसका सारा जो इंटरेस्ट रेट का एक लिंक है वो इन्फ्लेशन के थ्रू होता है। हम अगली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अपने इकोनॉमी में 22% पॉलिसी रेट जो है वो इस वक्त लागू है। मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो 22% तक इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 29, 30 और 31% तक क्यों चल रही है। अगर हम लोगों ने इतना हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया तो उससे होना तो ये चाहिए था कि वो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं कम हो रही, ये भी हम आगे एक वीडियो में चल के इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का रोल हो गया। सेकंड है गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक इस तरीके से कि ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है वो स्टेट बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन हो रही होती है। गवर्नमेंट के बैंक्स, गवर्नमेंट के अकाउंट्स, गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन सब वो वाया स्टेट बैंक हो रही होती हैं। उसके अलावा ये गवर्नमेंट को एडवाइजरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। गवर्नमेंट के आइज़ एंड ईयर्स होता है फॉर इकोनॉमी और ये इकोनॉमिक बैरोमीटर के तौर पे भी काम कर रहा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये इकोनॉमी के बारे में सारी एडवाइस जो सारी रियल सिचुएशन पिक्चर है वो भी सारी ये बता रहा होता है। उसके बाद है बैंकर्स बैंक।
जितने भी इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल्ड होते हैं टू स्टेट बैंक से या सेंट्रल बैंक से। अब वो स्केड्यूल ऐसे होते हैं कि जब भी कोई बैंक ओपन होता है तो स्टेट बैंक पहले उसको लाइसेंस इशू करता है, और वो लाइसेंस जो होता है वो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद होता है, जिसके अंदर एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, एमसीआर होती है, मिनिमम कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद एडवांसेस रेशो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे आगे जाकर कि कौन सी एक बैंक को लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद किसी बैंक को वो लाइसेंस इशू करता है, जिसके बाद बैंक अपना रोल इकोनॉमी में फॉर्म करना शुरू करता है। उसके बाद ये बैंक्स का रेगुलेटर होता है, एक प्रूडेंशियल रेगुलेशन या एक रेगुलेटरी ड्यूटी होती है इसकी, जो वो इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहा होता है। और सारे कमर्शियल बैंक जो लाइसेंस्ड बैंक होते हैं वो उस गाइडलाइन को जो है वो फॉलो करने के पाबंद होते हैं। अगर कोई भी बैंक इस तरीके से नहीं करता या स्टेट बैंक की गाइडलाइंस को या सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन को वायलेट करता है, तो स्टेट बैंक होल्ड द राइट टू कैंसिल इट्स लाइसेंस। और पहले वो शोकाज उसको इशू करता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, और अगर ये कंटिन्यूस कोई इस तरह के इशू हो रहा हो तो वो लाइसेंस तक कैंसिल कर सकता है। तो ये हो गया इसका फंक्शन बैंकर्स बैंक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है करेंसी इशुएंस का। तो स्टेट बैंक इकोनॉमी के अंदर जो है वो नोट या करेंसी को इशू करता है। करेंसी की डिनोमिनेशन की डिटर्मिनेशन भी उसी के पास होती है कि कौन से डिनोमिनेशन में नोट निकलेंगे, नोट्स का डिज़ाइन, कितनी वैल्यू निकलनी है, कितनी वैल्यू प्रिंट होनी है, कितनी वैल्यू आपने जो है वो कॉल बैक करनी। नोट्स, करेंसी इशुएंस, सारी चीज़ें जो है वो स्टेट बैंक के पास होती हैं। स्टेट बैंक ये डिटरमिन करता है कि किस डिनोमिनेशन के नोट निकलेंगे, किस डिनोमिनेशन के नोट कॉल बैक होंगे, जो उसकी एक जो सर्कुलेशन पीरियड है वो कितना होगा नोट का, करेंसी की प्रिंटिंग, करेंसी की इशुएंस, सारी चीज़ें ये स्टेट बैंक के पास होती हैं। तो एक मोटे मोटे मैं इसके आपको 2-3 रूल्स बता देता हूँ जो हिस्टोरिकली इकोनॉमीज़ में फॉलो हो रहे हैं करेंसी इशुएंस के वाले से। तो इसके अंदर देख तो फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम है। फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के अंदर ये होता है कि इसके अंदर जो आपकी फेडरेशन होती है वो करेंसी की वैल्यू डिटरमिन कर रही होती है। इसकी बैक के ऊपर कोई रिजर्व्स या चीज़ें नहीं होती, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो डिटरमिन कर रही होती है। ये जो आपकी ट्रेजरी है वो डिटरमिन कर रही होती है कि हमने करेंसी की वैल्यू को कहाँ रखना है, और ये एक समझ लें कि ट्रस्ट के ऊपर चल रहा होता है। यानी आज की नोट डेट में अगर एक 100 रुपये का नोट प्रिंट हुआ है तो इसकी बैक क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एक यकीन दहानी है कि ये 100 की वैल्यू है। हाँ, लेकिन ये एक पुराना मेथड हो गया है। स्टिल स्टेट यूएस के अंदर ऑलमोस्ट यही मेथड फॉलो होता है, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं वो इस मेथड को फॉलो नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, इसके अंदर जो एक कन्वर्जन की जो इसके डीमेरिट्स यानी ज़्यादा हैं और इसके मेरिट्स कम है। कन्वर्जन भी इसके अंदर ज़रा डिफ़िकल्ट है हैंडल होना, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं डिफ़िकल्ट। हम इसके अंदर बाद में एक पूरी वीडियो भी बनाएंगे कि इसके क्या रोल और क्या इसका जो मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं। दूसरा है प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम के अंदर होता ही है कि आप जो भी करेंसी इशू करते हैं तो उसके बैक के ऊपर आपको प्रोपोर्शनली कुछ रिजर्व मेंटेन करने पड़ रहे होते हैं, आइदर प्रेशियस मेटल और फॉरेन एक्सचेंज। तो आपके पास कोई भी अगर आप 100 रुपये इशू कर रहे हैं, मोस्टली ये 40% की रेशो होती है, बट ये गवर्नमेंट डिटरमिन करती रहती है, चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। यानी अगर आप 100 रुपये इशू कर रहे हैं तो आपके पास 40 रुपये के इक्वलेंट जो है वो कोई फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए या गोल्ड होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा इकोनॉमीज़ के अंदर फॉलो हो रहा है, और उस फॉलो और उसके अगेंस्ट जो है वो आपके जो नोट इशू हो रहे होते हैं तो वो एक उसकी जो बैक है वो भी डिटरमिन हो रही होती है उसका, और उसकी जो कन्वर्जन है वो सारी चीज़ें जो हैं, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी, वो सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इसके मेरिट ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। डिपॉजिट सिस्टम भी है, इसके बाद ये फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम के अंदर ही एक सीलिंग और कैपिंग वाला भी इशू है। इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं वो टाइप्स हैं, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वरना अदरवाइज़ लंबी हो जाएगी। हाँ, तो ये हमारे 3 फंक्शन हो गए, नहीं सॉरी 4 फंक्शन हो गए। 5वां फंक्शन है जी इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इकॉनमी में ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल, वो सारी इसकी जिम्मेदारी होती है स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक की, और वो वाया मॉनेटरी पॉलिसी, वाया ओपन मार्केट ऑपरेशंस और इस तरह की जितने भी उसके पास टैक्टिक्स हैं वो सबको यूज़ करते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, इंश्योर करता है। जो छठा इसका सिस्टम, जो छठा इसका फंक्शन है, वो छठा फंक्शन है इसका जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, वो फॉरेन एक्सचेंज इसके पास मेंटेन हो रहा होता है।
आप की जो ट्रेजरी है वो ये जो है वो स्टेट बैंक के पास होती है। स्टेट बैंक जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है इस वक्त की गवर्नमेंट की कितने रिजर्व्स हैं, यानी कि जितना भी आपका इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो सारा वाया स्टेट बैंक हो रहा होता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स का हो या चाहे वो गवर्नमेंट का हो। लेट्स सपोज कि अगर हम कोई फॉरेन एड मिलती है, कोई फॉरेन लोन मिलता है, कुछ भी मिलता है तो वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आता है। इसके अलावा जो भी FDI आती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू आए या गवर्नमेंट के थ्रू आए, वो सारी जो है वो वाया स्टेट बैंक आ रही होती है। आगे वो कमर्शियल बैंक्स में जाए, कमर्शियल बैंक्स भी उसको अपनी जो है वो डिटेल दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ट्रेजरी और फॉरेन एक्सचेंज है उसकी जो मेंटेनेंस है वो स्टेट बैंक के पास हो रही होती है। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंकर्स एंड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। दोनों ही सूरतों में कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो रहा हो, बैंक लिक्विडेट हो रहा हो, बैंक के जो आपको इंडिकेटर्स हैं वो वीक हो गए हों, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स वीक हो गए हों, तो स्टेट बैंक ही उसके अंदर जंप इन करता है। सबसे पहले वो उसके ऊपर कुछ कट्स लगाता है, उसको कुछ एडवाइसेस करता है, और अगर वो एडवाइसेस फॉलो ना करे तो उसके बाद जो आपके डिपॉजिटर्स होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उसके राइट को रिजर्व करने के लिए कि उसका सरमाया डूब ना जाए, तो वो अल्टीमेटली स्टेट बैंक ही जंप इन करता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अगर ऑन डाइंग नीड्स या ऑन जो आपकी समझ लें कि ज़रूरत के वक्त गवर्नमेंट को भी वही फाइनेंसिंग दे रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली ये IMF की कंडीशन आई थी कि उसके अंदर हम गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती थी, तो अब ये वाला सिस्टम किसी हद तक रुक गया है। बट इसके अंदर भी हम जो ट्रेड बिल्स की इशुएंस है वो चूँकि स्टेट बैंक ही मेंशन कर रहा होता है, तो अगर उन्होंने इस गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक से लोन चाहिए तो वो T बिल की इशुएंस के थ्रू वो स्टेट बैंक को ही अप्रोच करती है और स्टेट बैंक ही वो लोन अरेंज करवा कर देता है। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी गवर्नमेंट के लिए भी और बैंकर के लिए भी, दोनों सूरतों के अंदर स्टेट बैंक ही ये रोल जो है परफॉर्म करता है। उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर ट्रेड की और आपकी फॉरेन एक्सचेंज की और इस तरह की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो ये स्टेट बैंक बता रहा होता है कि ट्रेड आपने ट्रेड मैनुअल, ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म होगी, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से मैनेज होगी, ये सारे रूल जो है रेगुलेशन जो है वो स्टेट बैंक मैनेज कर रहा होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के भी बहुत सारे जो डिसीजंस हैं उसके अंदर ये इनपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसका एक जो है वो पॉलिसी और जो है वो रेगुलेशन है ऑन जनरल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़। पहले जो हम लोगों ने रेगुलेटर रोल डिस्कस किया था वो था ओनली फॉर कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स के लिए भी और उसके अलावा जो है ये आपके एज ए गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलेटर या गवर्नमेंट के लिए भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का ये रोल जो है परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद इसका एक जो रोल है वो एक रिसर्च है, इकोनॉमी के बारे में एक रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा होता है कि आपने इस वक्त जो है वो किस तरीके से मज़ीद एक जो है फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी आ सकती है। जो अगर इकॉनमी में कोई जो रेड सिग्नल्स हैं तो उसको वो पहले अर्ली जो है वो चेक करता है, डिटरमिन करता है और वो बताता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि आप इस जो है पोजीशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके रोल हैं जो ये स्टेट बैंक जो है वो मैनेज कर रहा होता है। हाँ, उसके बाद जो मैंने सबसे स्टार्ट में कहा था कि जितने भी कमर्शियल बैंक के फंक्शन हैं उसको एडवाइस जो है वो स्टेट बैंक ही दे रहा होता है। तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो जो भी रोल पर प्ले कर रहे हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं ऑन द डिवाइस ऑफ स्टेट बैंक। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो आगे हम चल के ये सारे फंक्शंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में स्टेट बैंक का जो रोल है उसके ऊपर भी मैं छोटी सी आपको वीडियो बना कर दूँगा। तो आप हमारे साथ इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो स्टेट बैंक या जो है सेंट्रल बैंक के बारे में तो वो आप अपने कमेंट्स में दे दीजिए, उसके बारे में मैं जवाब दूंगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।